नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और अब खबरें होंगी विस्तार के साथ। अपना प्रदेश आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है। 23 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11 से 12 बजे के बीच होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। परेड ग्राउंड मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। तो सुबह 11 से 12 के बीच ये कार्यक्रम होना है। परेड ग्राउंड मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। अजीत कंबोज से और ज्यादा जानकारी लेंगे इस बारे में। अजीत, क्या कुछ तैयारियां हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? अजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो वो खबर एक बार फिर बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो चुकी है और 23 मार्च को ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। शपथ ग्रहण समारोह होना है जो कि 11 से 12 के बीच होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां शामिल हो रही हैं। कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर कर अनकही त्रासदी और वेदना देश दुनिया के सामने लाने वाली द कश्मीर फाइल्स की टीम आज कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अभिनेता अनुपम खेर, फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल के साथ ही टीम के दूसरे सदस्य भी लखनऊ पहुंचे। कश्मीर फाइल्स की टीम द कश्मीर फाइल्स को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने पर मुख्यमंत्री से मिलकर आभार व्यक्त करने पहुंची। वहीं इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी द कश्मीर फाइल्स की टीम से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि अपने ही देश में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों के बलिदान, असहनीय पीड़ा और संघर्ष की सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने आई है। वहीं धारा 370 हटाने का वास्तव में कश्मीरी पंडितों पर हुई त्रासदी और उन गहरे घावों पर मरहम लगाने का निर्णय था। तो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम ने मुलाकात के बाद उन्होंने इस ट्वीट को लिखा और लिखा कि द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता और आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। निसंदेह ये चलचित्र समाज और देश को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसी विचारोत्तेजक फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुरादाबाद से सपा लोकसभा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से दो समुदाय में नफरत पैदा हो रही है जिससे देश के हालात बिगड़ सकते हैं। सपा सांसद ने कहा कि फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई गई। सिनेमा हॉल्स में अभी से लोगों में झगड़े हो रहे हैं, इसलिए इस फिल्म पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर गुजरात फाइल्स और मुरादाबाद फाइल्स, भागलपुर फाइल्स, तमाम दंगों पर फिल्म बनाई जा सकती है और उन्हें भी इजाजत देनी पड़ेगी। कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने ही देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीज़ें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफ़रतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीज़ों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हमने हमेशा ये कोशिश करी और हमारे तमाम ही बड़े नेताओं ने ये कोशिश करी कि हमारे अंदर प्यार मोहब्बत कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे।
कुशीनगर के फाजिल नगर में 3 दिन पहले हुए चाकूबाजी कांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में आज पीड़ित परिवार से मिलने स्थानीय विधायक सुरेंद्र कुशवाहा पहुंचे और घटना के 3 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने के कारण प्रशासन की नाकामी करार दी। दरअसल साहू सिनेमाघर में कश्मीर फाइल्स चल रही है, जहां शुक्रवार के दिन फिल्म देखने पहुंचे कुछ युवकों की दूसरे समुदाय के हिस्ट्री शीटर युवक से बहस हो गई, जो कि चाकूबाजी में तब्दील हो गई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। फिलहाल घायल 2 युवकों की हालत नाजुक है, जबकि एक युवक घर आ चुका है। आपको बता दें कि हमले का वीडियो आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन फिर पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पा रही है। हमने बात किया है कि आप घटनास्थल पर आएंगे, तो उन्होंने बताया कि मैं एसपी साहब की मीटिंग में हूँ और एसओ महोदय ने बताया कि सर मैं शाम तक आऊँगा तो आपसे बात हमारी हो पाएगी, क्योंकि प्रशासन की होली आज हुआ करती है, तो हमको लगता है कि यही बात होगी कि लोग अपने होली में व्यस्त रहे होंगे। लेकिन फिर भी मतलब हमारा यह मानना है कि कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें हमको दिख रही है, क्योंकि घटना 3 दिन हुए हो गया, लेकिन अब तक जो है मुख्य आरोपी, जो 3 मुख्य आरोपी हैं, तीनों में से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस की भूमिका हमको लापरवाही दिखती है। पुलिस जो है ठीक से अपना काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए 36 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। घोषित की गई सूची में प्रथम चरण में 30 और द्वितीय चरण में 6 प्रत्याशियों के नाम हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए नामांकन 21 मार्च तक किए जा सकेंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापस लिए जा सकेंगे। बुलंदशहर और मेरठ सीट सपा ने आरएलडी को दी। बिजनौर से सपा के अजय प्रताप सिंह, बरेली से मशकूर अहमद सपा प्रत्याशी, बदायूं से सिनोज कुमार शाक्य सपा के प्रत्याशी बनाए गए। वहीं शाहजहांपुर से सपा के अमित कुमार, हरदोई से रजीउद्दीन खीरी से अनुराग वर्मा, उन्नाव से सुनील कुमार सिंह, साजन बरेली से रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए, लेकिन मौसम की गर्मी के सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आरएलडी को बड़ा झटका लगा। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए। उन्होंने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर सीटें बेचने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मुस्लिमों, दलितों की उपेक्षा, टिकट बंटवारे में मनमानी के आरोप भी लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जयंत चौधरी इस गठबंधन में झुकते चले गए, वो पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ और अखिलेश यादव ने कहीं भी आरएलडी के लोगों को सम्मान नहीं दिया। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन में थी। इस चुनाव में पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। वहीं सपा इस बार भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। हम लोगों ने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि पूरे प्रदेश में एक लहर खड़ी हुई, महागठबंधन बना। अब अपनी कुछ खामियों और मतलब एक लहर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने सब ने मान लिया था आज के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कि महागठबंधन की लहर चल रही है और इनकी सरकार बनेगी। हम लोग अति उत्साहित हो गए उसमें और जब रिजल्ट आया, दलित समुदाय के बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में जिताने हराने के खेल में बीजेपी के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आने वाली शताब्दी तक हर गांव तक शाखा का कार्य पहुंचाने का लक्ष्य ले रहा है। उसने ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह संजय सिंह ने विश्व संवाद केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने बताया कि 11 से 14 मार्च तक गुजरात में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अवध प्रांत ने सभी गांवों तक प्रत्यक्ष संघ कार्य पहुंचाने का लक्ष्य लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक में 1275 अपेक्षित प्रतिनिधियों में से 1211 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अवध प्रांत से 37 कार्यकर्ताओं ने प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुए। प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर अशोक कुमार दुबे ने बताया कि भारत को स्वावलंबी बनाने हेतु कार्यों के अवसर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश भर से आए प्रतिनिधियों द्वारा पारित किया गया। प्रांत के जो 26 ऐसे जिले हैं संघ के, उसके प्रत्येक ग्राम में
शाखा खड़ी करने का ऐसा संकल्प है और उसकी माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग करने का काम संघ कर चुका है। और उस नाते एक अभी हमारे संघ के काम में जो पूरा समय दे करके काम करने वाले ऐसे प्रचारक जिन्हें कहते हैं हम, तो ऐसे 110 प्रचारक हैं जो अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात अपने जीवन का जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है वो इस मातृभूमि की सेवा के काम के लिए, हिंदू समाज के संगठन के काम के लिए अपना पूरा जीवन और जीवन का के कुछ वर्ष ऐसे वो संघ की योजना अनुसार और संघ के काम की वृद्धि के लिए वो देते हैं। ऐसे 110 प्रचारक और विस्तारक ये मिला करके ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं। इस बार की बैठक कर्णावती में हुई, अहमदाबाद में, और 11, 12, 13 3 दिनों की बैठक होती है जिसमें सभी प्रतिनिधि भाग लेते हैं। परंतु ये बैठक का क्रम इस प्रकार से रहता है, सबसे पहले अखिल भारतीय अधिकारी बैठक के स्थल पर पहुंचते हैं और उनकी बैठक, अखिल भारतीय स्तर के जो अधिकारी उनकी बैठक होती है, उसके बाद क्षेत्र के अधिकारी पहुंचते हैं और उसके बाद फिर कार्यकारी मंडल पहुंचता है, उसके बाद फिर प्रांत की टोलियां पहुंचती हैं। उसके बाद जो है 11, 12, 13 3 दिन सभी प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जानी है और पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। इस अभियान का शुभारंभ कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में सुबह महिला जिला चिकित्सालय के सामने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। इस अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए सोमवार से घर टीमें भी भेजी जाएंगी। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान को बेहतर ढंग से चलाया जाए और कहीं कोई लापरवाही न बरती जाए। और बीमारी संक्रामक होने के नाते इसका खतरा लगातार बना रह सकता है, इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। जो बच्चे दुर्भाग्य से इसकी चपेट में आते हैं, पूरी जिंदगी भर उस परिवार पर, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी, आप थोड़ा कल्पना करिए। और इसीलिए अगर 2 बूंद ड्रॉप की उस बच्चे को हम समय से दे दें तो इस बीमारी से बचाव का वो एक सर्वोत्तम उपाय है। और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से वे सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर के कार्य करेंगी। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले लखनऊ में 24 मार्च को भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक लखनऊ के लोक भवन में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में भाजपा और सहयोगी दलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले 24 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई गई। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अविनाश पांडे की नियुक्ति की है। वहीं प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ पर्यवेक्षक 21 मार्च 2022 को दोपहर
3 बजे से पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा की सभी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही 22 मार्च को सुबह 11 बजे से नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी लोकसभा की समस्त विधानसभाओं की बैठक होगी, जिसमें सभी जिला महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी, सांसद, पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सभी को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपको विदित है, हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर अविनाश पांडे जी नियुक्त हो चुके हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए थे 5 सीनियर लीडर्स को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है, समीक्षा बैठक करने के लिए भेजा है कि इन विधानसभा चुनाव में आखिर क्या कारण रहे जिसकी वजह से पार्टी सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसी कड़ी में कल यहाँ पर माननीय प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी की उपस्थिति में अविनाश पांडे जी सभी लोकसभाओं की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक प्रत्याशी, हमारे AICC PCC सदस्य सब लोग सम्मिलित होंगे। और कल 21 मार्च को 3 बजे से पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा की और परसों 22 मार्च को 11 बजे प्रातः से नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार लोकसभा की हमारे सभी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक यहाँ पर रखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार पर साइबर क्राइम देहरादून में FIR दर्ज कराई है। उन्हें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सक्रिय हरीश रावत ने धामी की धूम नाम से चल रहे पेज के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस पेज पर मेरे खिलाफ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की बात कहकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा कि मैंने अभी परसों अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बोले गए झूठ के प्रकरण को हमारे तर्कपूर्ण खंडन के बाद समाप्त मान लिया जाए। हमने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र साइबर क्राइम देहरादून में FIR दर्ज करने हेतु दी है। भाजपा संगठित तौर पर इस झूठ को आज भी फैलाने में लगी है।